मैं तुझसे चुरा लूं जम पी ले जो तू एक बार तेरे होश उड़ा दूं दिल तेरा एक ही लम्हे में मैं तुझसे चुरा लूं जान ले लूंगी इन अदाओं से ये जादू है मेरा बेबी लुटने सभी आते हैं मैं खाने मेरे हुस्न मेरा ऐसा है कि लोग दीवाने मेरे हुस्न मेरा ऐसा है कि लोग दीवाने मेरे हूँ मैं मगरूर ज़माने में मेरा दौर चला है तलबगार जो भी इश्क का मेरी ओर चला है हूँ मैं मगरूर ज़माने में मेरा दौर चला है तलबगार जो भी इश्क का मेरी ओर चला है जान ले लूंगी इन अदाओं से ये जादू है मेरा हर जुबां पर है मशहूर फसाने मेरे हुस्न मेरा ऐसा है कि लोग दीवाने मेरे हुस्न मेरा ऐसा है कि लोग दीवाने मेरे हुस्न मेरा ऐसा है कि लोग दीवाने मेरे ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। सना यूसुफ थी हमारे साथ। सना, आप तशरीफ़ रख सकती हैं जी। नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं। हमें मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। सना को तो आप देख ही चुके हैं, दीवाना कर चुके हैं ये सबको। हनान पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उमर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे जी। ये वो लोग हैं जिनका ईद से गहरा ताल्लुक़ होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ जी। ठीक ठाक हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हनान, आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। कैसा रहा ईद का पहला दिन? ईद का पहला दिन मसरूफ़ और अच्छा बहुत। बकरा ईद पे आपको पता है बहुत काम भी होता है। कुर्बानी पहले दिन ही कुर्बानी करते पहले दिन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और पहले दिन मेहमान सब हमारे घर आते हैं। सो इट्स अ बिग फीस्ट काइंड ऑफ अ डे फॉर अस। तो वो कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना, ये वो खुद आप सब चीज़ें देखती हैं? सब मिल के करते हैं बिकॉज अच्छा। सब फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है। कंबाइंड फैमिली। कंबाइंड फैमिली में इकट्ठी होती है, इकट्ठी एक जगह पे हम कुर्बानी करते हैं और फिर हम सब मिल के बांटते हैं गोश्त। माशाल्लाह से हस्बैंड आपके साथ मौजूद है, तो आप भी हेल्प करते हैं कुछ कामों में क्या? नहीं, जी जी बिल्कुल, हर तरह के कामों में हेल्प करते हैं। गोश्त बांटना, तकसीम करना, ये जी। सब साथ साथ चल रहे होते हैं जी काम। जी 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 बिल्कुल। ज़बरदस्त जी। तो ईद की मसरूफियात तो ये होती हैं। सना, कैसा रहा ईद का पहला दिन? बहुत अच्छा। अच्छा। मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। ओए होए होए होए। ये आगे जाके पता चलेगा, जब आगे आगे बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, फिर काम भी करने पड़ते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। सोचना तो पड़ेगा। जब आपने घर संभालनी है तो फिर चाहे आपने काम करवानी हो, सुपरविजन करना भी जो है ना, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सर पे खड़े होकर काम करा रहे हैं। हाँ, ये भी होता है, ना कभी काम करवाया ना कभी किया है। घर में सबसे छोटी हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा। चलिए जी, अभी तो आप इंजॉय कर रही हैं, लेकिन आगे जाके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंजॉय करती हूँ। हाँ, इंजॉय करती हैं बहुत ज़्यादा। तो बस रेस्ट करती हैं? हाँ। सही। तो आप घर में फिर लोगों को, सबको एंटरटेन करने के लिए गाने शाने सुना देती होंगी? बिल्कुल ऐसे ही गुनगुनाती रहती हूँ। हाँ। या अपने ड्रेस स्टिच कर लेती हूँ, जो मैंने वेयर किया ये भी मैंने खुद स्टिच किया। ज़बरदस्त। चलिए जी, आप तो मल्टी टैलेंटेड है, आप तो सारे काम खुद अपने Thank कर you. लेती हैं। हनान, मुझे बताइएगा ईद के ट्रेंड क्या हैं जी? आप तो ईद के दिन मसरूफ रही, आपके तो मसरूफियात पहले भी चल रही होंगी। गर्मी बहुत है, गर्मी तो बहुत है। इसमें फैब्रिक और फिर आपने किस तरह उसको कैरी करना है, बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल। क्या ट्रेंड रहा इस ईद पे?
कट लाइंस में तो ट्रेंड है, शॉर्ट शर्ट्स हैं फर्शी शलवार के साथ। अब तो लॉन्ग स्ट्रेट शर्ट्स भी इस वक्त फैशन में हैं। और क्योंकि बड़ी ईद जो होती है उस पर काम बहुत होता है, तो उस पर जितना मिनिमल और हल्का फुल्का आप पहने, ब्रीदेबल हो। और फिर इतनी गर्मी में, हाँ इतनी गर्मी में, लेकिन वो ईद के हवाले से होना भी ऐसा चाहिए जोड़ा, ईद का कि वो जोड़ा लगे। ईद का जोड़ा लगे भी, लेकिन आपके लिए भी आसान हो पहनना। अब जैसे ये मैंने पहना हुआ है, इट्स वेरी ब्रीदेबल। इस पे बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन ये इतना हल्का है कि ये पहनने Stuff में भी बहुत मज़ा अच्छा आ रहा है। और इसको पहनने के बाद ईद का पूरा दिन इवेंट जो है वो उसको गुजारना भी आसान है, हाँ बिल्कुल ज़्यादा आपने हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। सही। और ईद पे इसी तरह से है कि हल्के रंग चलेंगे, लोगों ने हल्के रंग पहने होंगे, आप देखेंगे, क्योंकि बकरा ईद पे बहुत लोग काम करने ऐसे होते ही हैं सब है। में। हाँ। तो उसके लिए हल्के हल्के जोड़े पहनेंगे, पेस्टल कलर्स होंगे। और कट्स वगैरह हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने क्योंकि according। मार्केट में लेने जाए ना कपड़े, तो ईद से पहले भी शॉपिंग की तो हर चीज़ अवेलेबल है। ट्राउजर्स भी हैं, लॉन्ग शर्ट भी है, शॉर्ट शर्ट भी है, प्लाजोस भी इन थे, फिर आपके पास शलवार में भी डिफरेंट ऑप्शन है। ऐसे ही है। तो हर चीज़ ही चल रही है। हर चीज़ चल रही है, लेकिन वही बात है कि लूज़ कट्स में ज़्यादा लोग खेलते हैं, क्योंकि फिर उनको अब आपको पता है हमारे यहाँ का मौसम भी ऐसा है। अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी उस तरह से नहीं आ रही हम आना शुरू हो लकी गई है हैं, वैसे। लेकिन आना शुरू हो गई है। तो बस ये है कि उस मौसम के हिसाब से अगर आप देखें तो फिर वो लूज़ कट वाले जो कपड़े हैं वो ज़्यादा लोग पहनते हैं, वर्किंग वुमेन स्पेशली। और घर पे रहने वाले भी लोग चाहते हैं कि वो थोड़े हल्के फुल्के कपड़े पहने, लेकिन ट्रेंडी हों, कट वाइज। ऐसे ही है बिल्कुल। जब हम स्टफ की बात करते हैं ना, तो हमारे साथ टेक्सटाइल से भी बैठे हैं जी, माशाल्लाह हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों मिलजुल कर, दोनों एक दूसरे के काम को शेयर भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे मैं कोई प्रिंट अगर बनाता हूँ तो फिर मैं दिखाता हूँ इसको भी कि अच्छा। फिर पूछता हूँ, इससे फीडबैक लेता हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है, कलर कैसे लग रहे हैं इसके, और ये कैसा मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, लोग इसको पसंद करेंगे। तो हम अपने रिव्यूज़ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, प्रिंट्स और स्टफ दोनों चीज़ें जो है ना वो बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो एक अच्छा कपड़ा तभी आपका बनता है, स्टफ भी अच्छा हो, प्रिंट भी अच्छा हो। तो किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है? यूजुअली तो यही होता है कि जो लॉन का सीज़न है जिस तरीके से, उसमें आपने लॉन के ऊपर ही उसको डिज़ाइन करना है और लॉन को ही देखना है। फिर जब विंटर सीज़न आता है तो फिर हम विंटर में देखते हैं कि कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो जाता है उस पर। जी ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम कलर्स को देखते हैं, कलर्स को एडजस्ट करते हैं कि कलर्स यहाँ पर थोड़े से इसको ब्राइट रखते हैं या सैचुरेशन ज़्यादा रखते हैं, ताकि कलर इस कपड़े के ऊपर, मोटा कपड़ा है तो एब्जॉर्ब करता है, थोड़े अच्छे कलर्स आएँ इसके ऊपर, फ्रेश कलर्स आएँ। तो फिर हम इस तरीके से देखते हैं उसको। लॉन पे बहुत सारे प्रिंट भी हम देखते हैं, लेस प्रिंट भी देखते हैं, ट्रेंड में क्या है? ट्रेंड मुझे लगता है कि जो है वो हमारी इकोनॉमी डिसाइड करती है। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि लोग क्या अफोर्ड करते हैं, कि कहाँ तक अफोर्ड करते हैं। लाइक आजकल बहुत ज़्यादा जो ऑल ओवर प्रिंट्स हैं, लाइक ट्राउज़र शर्ट सेम चलती है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि शायद वो कॉस्ट कटिंग में भी आ जाती है चीज़ कि आप इस तरह का प्रिंट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे खुद वो इजी भी लग रहे होते हैं, वो पता क्यों? आप 2 घंटे भी कपड़े पहन लें, आपके कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, कोई वो आपका ड्रेस खराब हुआ और नहीं लग रहा होता। जैसे कॉर्ड सेट्स हैं, कॉर्ड सेट्स जिसको कहते हैं आप, तो वो इस वजह से भी मुझे लगता है कि शायद वो इकोनॉमिकल भी हैं। हर बंदा अफोर्ड करता है, जो कॉलेज गोइंग लड़के हैं वो भी उसको पसंद करती हैं, ऑफिस गोइंग भी पसंद करती हैं। तो वो कॉर्ड सेट्स एक जो है वो आपका बहुत ट्रेंड में है, ट्रेंड चलता में भी है। और अच्छे भी लगते हैं पहने हुए। जी, बट ईद पे थोड़ा सा ट्रेंड शिफ्ट करता ऑब्वियसली है। ईद पे तो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं ना, तो हमारे उसमें तो embroideries त्योहार आ ही- जाती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ में मना रहे हैं, अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। सना की तरफ मैं आना चाहूँगी। सना, ईद पे आपने तो कहा कि कुछ नहीं करती, बाकी घर में क्या मसरूफियात चल रही होती हैं, उनमें कुछ हेल्प कर देती हैं कि नहीं? हेल्प कर देती हूँ, बस थोड़ी बहुत। खाने पीने की शौकीन है? जी बहुत ज़्यादा। कुछ बनाना भी आता है? चाय। सिर्फ चाय बनाने आती है। अच्छा, तो खाना क्या खाती है पसंद, फरमाइश करके क्या बनवाती हैं? मटन चाम्प्स। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस बाबा को ही फरमाइश करती हूँ, वही बना के देते हैं। अच्छा, बाबा बनाते हैं खाना?
ज़बरदस्त। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो खाना बनाने का शौक़ भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। वो जो है ना, काटते हुए सब्जी डर लगता है। अच्छा, तो फिर शौक़ किस चीज़ का है? घूमने फिरने का। अच्छा, तो फिर ईद की शॉपिंग तो काफ़ी करती होंगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जब ये गर्मियाँ आ गई, गर्मियाँ गुजर जाएंगी, दूसरे सूट की बारी नहीं आएगी। सर्दियाँ गुजर जाएंगी, दूसरे सूट की बारी नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी। चलें जी, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी शॉपिंग करती है। वैसे शॉपिंग ना मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा जेब पे भी भारी है। लोग तो, मैं तो वो कपड़े ख़रीदने जाती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, एक जोड़ा इतना महंगा। तो फिर बजट फ्रेंडली हम कैसे कपड़े बनाएं? मुझे आज ये टिप दे दे, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने कपड़े ख़रीदना। ऑब्वियसली ये कुछ कपड़े हमें स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, बट स्टिल आपने गर्मी में तो ज़रूरत होती है ना, कपड़े ज़्यादा बनाने भी होते हैं। ऑफिस अगर आना जाना हो, बहुत सारी बच्चियाँ मेरी तरह आती जाती हैं ऑफिस, तो बजट फ्रेंडली तो अब बिल्कुल काम नहीं रहा। तो हनान, आप हमें बता दें कैसे हम सस्ते और अच्छे कपड़े बना सकते हैं? बजट फ्रेंडली इस तरह से हो सकता है कि हम लोग जब कपड़े बनाने जाते हैं ना, तो हम हर चीज़ पे फोकस करते हैं कि शर्ट अगर हमने बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव ले ली है तो उसका ट्राउज़र भी ऐसा मैच कर लें, दुपट्टा भी, तो वो बजट हमारा एक्सीड कर जाता है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें। आप उसको एक अच्छा अमाउंट स्पेंड करके ले लें, और बाकी चीज़ें, वाइट ट्राउज़र्स, ब्लैक ट्राउज़र्स यू ऑलरेडी हैव इन योर वार्डरोब। इसी तरह से जो दुपट्टे हैं, वो आपके पास 3-4 रंगों के ऐसे दुपट्टे होते हैं जो हर सूट के साथ चल जाते हैं। तो adjust क्योंकि कर लेते लॉन जो है वो हमारा सबसे बड़ा सीज़न होता है पाकिस्तान का, और उसमें ज़ाहिर है हर बंदे ने ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना भी है। तो वो जो चीज़ें ट्रेंड में है, जैसे क्यूलॉट्स हैं और फर्शी शलवारें हैं, तो वो आप हर रंग की वाइट और ब्लैक दोनों बनवा लें, और बस फिर आप शर्ट्स बनाएं और साथ रोज़ आप एक नया आउटफिट बनाएं और पहने। सही, Mix आपने and match अच्छी करके। सजेशन दे दी है, ख़ास तौर पे ना जो ऑफिस गोइंग बच्चियाँ हैं उनके लिए। ऑफिस गोइंग, इवन कॉलेज गोइंग। कॉलेज गोइंग, बिल्कुल। आजकल तो यूनिवर्सिटी भी जो जा रही हैं बच्चियाँ, कॉलेज में जाना होता है, तो ये आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है कि स्टफ़ जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। आपका स्टफ़ होना चाहिए जो, और आजकल प्रिंट्स गायब हो जाते हैं गर्मी में, वैसे ही आप 2-3 दफ़ा, हमारा वॉशिंग मेथड भी वैसे बहुत मैटर करता है, बट स्टफ़ अच्छा जो है वो किस तरह से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है? स्टफ़ आप एक तो हैंड फील से उसको आपको पता चलता है, जब आप किसी भी कपड़े को हाथ लगाते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है। बट इसके स्टफ़ के साथ साथ फिर उसके ऊपर फिनिशेस जो होती हैं वो भी मल्टीपल तरह की होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कपड़े को अगर आपने स्मूथ करना है, उसकी फील को स्मूथ करना है, तो उस पर आप सिलिकॉन अप्लाई करते हैं, तो उसकी लेयर होती है जिससे आपको लॉन बहुत स्मूथ दिखती है, फील आती है उसकी। तो फिनिशेस भी होते हैं। फिर इसके अलावा आप उसकी मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है जिसके थ्रू हम कपड़े को स्मूथ कर सकते हैं और उसकी अच्छी फिनिश ले सकते हैं कपड़े की। तो इस तरीके से हम करते हैं। बिल्कुल सही। प्रिंट्स जो डल हो जाते हैं उसकी क्या वजह होती है? हमारा वॉशिंग का तरीक़ेकार ठीक नहीं होता? ये भी है जी, वॉशिंग का तरीका भी आपका सही नहीं होता, और समटाइम्स कुछ कलर ऑलरेडी लाइट होते हैं, जब आप उनको वॉश करते हैं तो वो मज़ीद हल्के हो जाते हैं। तो एज अ डिज़ाइनर मैं इस चीज़ का भी जब प्रिंट करता हूँ तो वो डिज़ाइन करता हूँ तो हम मतलब ध्यान रखते हैं कि 3, 4, 5 वॉशेस के बाद ये क्या बन जाएगा, प्रिंट कितना लाइट हो जाएगा। सही। तो कस्टमर ज़ाहिर है जो पैसे खर्च रहा है तो उसने इस चीज़ को देखना है कि मेरा चले, और इसमें ब्रांड का नाम भी होता है, उसकी एक आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल वो ख़राब हो जाता है। खराब हो हनान, जाता है। फैब्रिक आपका कितना मैटर करता है? क्योंकि कुछ लोग फैब्रिक पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो फैब्रिक अच्छा होना चाहिए कि ऊपर डिज़ाइन अच्छे होने चाहिए? अच्छा, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर तो आपने फेस्टिव की तरफ जाना है, जैसे आपने किसी ओकेजन के लिए बनाना है, तो उसमें लोग कपड़े को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बिकॉज उसमें लुक ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। तो उसमें कपड़े को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके ऊपर काम इस तरह का कर लिया जाए जो उस इवेंट के हिसाब से हमारा चल जाए। लेकिन जो डेली वेयर है उसमें आई थिंक मटेरियल मैटर करता है। तो उसमें आपने मटेरियल ही अच्छा लेना है, बिकॉज वो आपने डेली एक तो पहनना है, फिर आपने लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए पहनना है, तो द मटेरियल शुड बी वेरी लाइट एंड वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप रिलैक्स भी फील करें। माशाल्लाह से डिज़ाइनर्स के साथ साथ हमारे साथ सिंगर हैं, लेकिन ये कपड़े भी सी लेती हैं। कहाँ से सीखा आपने? मामा से। अच्छा, तो कितना टाइम लगा सीखने में? बिल्कुल भी नहीं सीखा, देख देख के। अच्छा, सीखा नहीं, बस देख के ही। कटिंग भी कर लेती हैं कपड़ों की? कटिंग भी कर लेती हूँ, सिर्फ अपने आते हैं, किसी के नहीं आते। अच्छा, सिर्फ अपने शौक है ना ड्रेसिंग करने का। मुझे जूतों का, ड्रेसेस का और ज्वेलरी का बहुत शौक है।
अच्छा, तो और अच्छे खासे वार्डरोब में यानी कपड़े हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे कपड़े अपने खुद स्टिच करती हैं? नहीं, कुछ रेडीमेड भी होते हैं, कुछ खुद भी, कुछ सिस्टर इन लॉ है उससे करवाती हूँ। स्टिच, जी। सही सही। तो मुझे बता दें हनान, स्टिचिंग कितनी मैटर करती है? क्योंकि हम लोग ना अक्सर कहते हैं फैब्रिक अच्छा ले लिया, डिज़ाइन अच्छा कर लिया, वो स्टिच नहीं अच्छा होता तो आपका जोड़ा नहीं अच्छा लग रहा होता। तो स्टिचिंग कितनी मैटर करती है? स्टिचिंग बिल्कुल बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो वही वाली बात हो जाती है कि आप जब आप खाना बना रहे होते हैं, हाँ। तो ईद पे जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम उसकी शक्ल बहुत अच्छी बना लें, और उसमें अगर कोई नमक हल्का फुल्का कम रह गया या मिर्च कम रह गई तो वो कवर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे तो ही बिल्कुल है। ऐसे ही स्टिचिंग का भी होता है कि आप उसको, आपने अगर एक अच्छा एक्सपेंसिव जोड़ा लिया है तो उसके लिए आप फिर एक अच्छे दर्जी के पास भी जाएं। जाहिर ही बात है, ताकि अगर वो वो इतना आपकी- महंगा जोड़ा खरीदने के बाद आपके जोड़े की शक्ल ही नहीं अच्छी लगेगी तो क्या फ़ायदा हुआ। Exactly. ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं जी। अच्छा जी, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सना से कहूँगी कि जी ईद स्पेशल इसी तरह से है कि खाने के साथ साथ मज़ेदार खाने को जब आप इंजॉय कर रहे हैं तो एक खूबसूरत आवाज़ भी आपको सुनने को मिल जाएगी। सना क्या सुना रही हैं हमें? मैं आपको अपना सॉन्ग सुनाती हूँ। जी ज़रूर। मैं तेरे रूबरू रहूं, मैं तेरे संग संग चलूं, कहीं कहीं से आती है तेरी खुशबू, इश्क में डूबी रहूं, लिखूं संग तेरे दास्तां, है ये जन्म जन्म मेरा तेरे नाम ओ सनम, मैं तेरे रूबरू रहूं, मैं तेरे संग संग चलूं, कहीं कहीं से आती है तेरी खुशबू। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। ये गाने लिखता कौन है? ये मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं बग्गा जी के स्टूडियो से, साहिर अली बग्गा, अच्छा जी। उनके भाई का बेटा है हमजा कासिद। वो गाने वो लिखते हैं? नहीं, वो लिखते नहीं है, वो लिखवाते हैं किसी से, ये मुझे नहीं पता किसने अच्छा। लिखा है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं हो जाता कि कोई लिखे हुए दे तो वो गाना खुद से अगर आप करें तो वो ज़्यादा इजी नहीं चीज़ें होती? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कभी रेसल भी नहीं की, डायरेक्ट स्टूडियो में जाके माइक के आगे बस गा लेती हूँ। अच्छा, कोई सेकंड टेक भी नहीं करनी पड़ती? कभी कभी करनी पड़ जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, अच्छा आप डिज़ाइनिंग के साथ साथ डीजे भी करते हैं, जी। तो ये कब स्टार्ट किया? ये एज अ प्रोफेशन तो नहीं है मेरा, अच्छा, but, शौक है। शौक है। अच्छा। तो एज अ हॉबी मैं इसको भी करता हूँ, सीख रहा हूँ, और कुछ जगहों पर प्ले भी करता हूँ और अपना म्यूज़िक बनाता भी हूँ। अच्छा। तो जी, लाइक मेरा जो म्यूज़िक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि ट्रेडिशनल हम म्यूज़िक सुनते हाँ, हैं। मैं पूछने लगी pop थी उसकी music। टाइप कौन सी होती है? जी, वो जो हम पॉप म्यूज़िक सुनते हैं जिसमें वोकल्स और जो सिंगिंग होती है, उससे हट के मेरा थोड़ा म्यूज़िक मिनिमल है, विद मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक बहुत ज़्यादा इसमें लेयर्स नहीं होती इंस्ट्रूमेंट की। सो जिसको आप ट्रांस म्यूज़िक बोलते हैं, ये पाकिस्तान में ट्रेंड को नहीं यानी आप फॉलो करते, आप अपने तरीके से उसको मैनेज करते हैं? ट्रेंड को फॉलो करते उस तरीके से नहीं है, बट मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो अपना म्यूज़िक अभी बना भी रहा हूँ या बनाता हूँ, कि उसमें कुछ जो हमारे रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे रबाब है, उसको हम इस म्यूज़िक के साथ किस तरीके से जेल इन कर सकता हूँ मैं, कि किस तरीके से उसको इस म्यूज़िक में लेके आ सकता हूँ, लाइक बीट्स को। तो वो इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट मेरा म्यूज़िक है, जो ट्रेडिशनल हम पॉप म्यूज़िक सुनते हैं जिसे। अच्छा, दो अलहदा से फील्ड हैं, म्यूज़िक भी और डिज़ाइनिंग भी, तो किस तरह से उसको
कॉम्बिनेशन कैसे बना? आता तो ये आर्ट्स के अंदर ही है। लाइक मेरे जो कॉलेज है उसके अंदर साथ साथ ही हैं सारे डिपार्टमेंट्स। टेक्सटाइल भी है वहाँ पर, आर्किटेक्चर भी है, म्यूजिकोलॉजी भी है, सारे डिपार्टमेंट्स साथ साथ हैं। तो कुछ एक्सपोजर वहाँ से मिलता है, कुछ अपने अंदर होता है ये सारी। तो अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि शौक किसका था बचपन से, क्या करना चाहते थे? म्यूज़िक का। तो फिर उस तरफ कैसे चले गए? स्पीकर्स का, म्यूज़िक का। सही, तो फिर एकदम से वो डिफरेंट कैसे हुआ? क्यों उसको कंटिन्यू नहीं किया अगर शुरू से शौक था तो? के साथ साथ लेके चल रहे थे? नहीं, घर से इजाज़त नहीं थी। देखिए ये होता है ना कि अब बच्चों का अगर शौक हो, अगर परमिशन होती तो अब आप फिर शायद, क्योंकि शौक जिस चीज़ का आपको होता है ना, आप उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। तो हनान मुझे बताइए, आपको क्या बचपन से ही डिज़ाइनिंग का शौक था? नहीं। कब हुआ? मुझे डिज़ाइनिंग का शौक कभी भी नहीं था। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा। Yes, and I ये was- देखे ना, बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड। फिर यहाँ कैसे आ गई? मैं डेंटिस्ट्री में एडमिशन ले चुकी थी, बट मेरी मदर को बहुत शौक था एंड शी वॉज ये बॉर्न। कौन से पेरेंट्स होते हैं जब बच्चा इतना पढ़ाकू और उसको कह रहे हो कि भी आप डिजाइनिंग में आ जाए? मेरी जो मदर थी ना, शी वॉज एन आर्टिस्ट, बट वो आर्टिस्ट जिनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या जो कभी पढ़ नहीं सकते प्रॉपरली एक इंस्टीट्यूट से। शी वॉज अ सेल्फ लर्नर, और वो मैं फैशन स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, और वो जो स्कूल से मैं सीख के आती थी वो घर पे उससे नेक्स्ट लेवल मुझे बताती थी। जबरदस्त, वाह। तो बस वो इसी तरह से हुआ कि मेरा एडमिशन हो गया था डेंटिस्ट्री में, बट इस फैशन स्कूल के जो है वो एडमिशन स्टार्ट हुए, एंड इट वाज हर विश कि मैं एडमिशन टेस्ट दे दूँ। और मैंने एडमिशन टेस्ट दे दिया, और इसी सोच में थी कि मेरा कहाँ होना है एडमिशन। लेकिन वो एक होता है ना, इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आर्ट थोड़ा सा हमें इनहेरिटेंस में मिला हुआ है, मेरे फादर की तरफ से भी, मेरी मदर की तरफ से भी। तो बस वो थोड़ा सा मेरा हाथ साफ था चीज़ों पे, ड्राइंग्स में और इस तरह की स्टिचिंग में और पैटर्न्स में। तो वहाँ से फिर उन्होंने देखा होगा मेरे अंदर कि ये कर लेगी, सो शी पुश्ड मी टू दैट फैशन इंस्टीट्यूट। यानी क्रेडिट जाता है आपकी मदर को। चलें जी, जबरदस्त। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, हमने गोश्त बांटने की बात की, ईद की बात की, तो हम अपने मेहमानों से पूछ लेते हैं, आपका गोश्त बांटना जो होता है वो किस तरह होता है? किस तरह से रिश्तेदारों में, बाहर, किस तरह तकसीम किस तरह करती हैं? इक्वल रखती हैं हिस्से? हाँ, 3 हिस्से होते हैं इक्वल, जो जिस तरह से हम लोग चलते हैं। उमर जो मेरी सास हैं बेसिकली, तो वो इस चीज़ को हेड करती हैं। अच्छा। तो उनको पता होता है बेहतर तरीके से कि किस तरीके से उसके हिस्से करने हैं। तो वो जितनी भी कुर्बानी होती है, जितने भी जानवर होते हैं, उसको इकट्ठा करके एक जगह पे फिर उसके हिस्से किए जाते हैं, और फिर उसमें से एक जो है वो गरीबों में बंटता है, एक रिश्तेदारों में बंटता है, और एक घर में होता है। घर में होता है, ठीक हो गया। तो अमूमी तौर पर तो ये होता है ना, हम रिश्तेदारों में ज़्यादा बांट देते हैं, हकदार कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखते हैं? हम इससे मेरे ख्याल से पहले से ही हम उसको डिसाइड हो चुका, डिसाइड पहले से ही कर लेते हैं कि किस तरीके से कैसे देना है सबको, और कोशिश यही करते हैं कि जो कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि हम फिर भी वहाँ तक नहीं उन लोगों को वो शायद आते नहीं है, या जो हकदार हैं लोग, तो वो ही होता है कि दरवाजे पे जो लोग आ गए वो उन्हीं को ही दे दिया। तो बट हर साल हम यही कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर जो गोश्त है वो उन लोगों तक भी पहुँचे जो शायद नहीं आते लेने, खुद से नहीं लेने। बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि वो किसी के घर जाएं, मांगे, या जो लोग कुर्बानी नहीं करते। आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नहीं कुर्बानी करते, तो उनके तक भी पहुँचाएँ बिल्कुल कुर्बानी का गोश्त। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको उन लोगों का ख्याल रखना है जी। हमने सना से गाना भी एक लाजमी सुनना है। हनान, कोई मैसेज दे दें आप हमारे देखने वालों को, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि इस वक्त जो टाइम है वो बहुत फास्ट है, और उस इतने फास्ट टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं। अपने आसपास जैसे पहले वक्तों में होता था कि
हमसायों का ख्याल रखा जाता था और फैमिली में भी इस तरह के जो लोग होते थे उनका ख्याल रखा जाता था। लेकिन अब इतना टाइम तेज़ हो गया है कि आपको इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलता। तो टाइम निकालें और ऐसे लोगों की तरफ देखें और उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करें। कोई ऐसी वेलफेयर स्टार्ट करें जो आप जिसके थ्रू लोगों की हेल्प कर सकें। वेरी गुड मैसेज, बिल्कुल। और ये आपने अपने दिल से तहैया करना होता है, सोचना होता है। चीज़ें शायद स्टार्ट में मुश्किल लग रही हो लेकिन आसान हो जाती है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं ना, आपके साथ लोग हेल्प के लिए आना शुरू हो जाते हैं तो आपकी वो चीज़ें मज़ीद आसान हो जाती हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज आई थिंक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है इसने कि इस पास्ट टाइम के अंदर आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद इग्नोर हो रही होती हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें और एड्रेस करें, उनको टाइम देने की कोशिश करें। शी इज़ ऑलरेडी डूइंग दिस वेलफेयर वाला काम, तो माशाल्लाह, ग्रेट। मेरे ख्याल से और भी लोग इसमें कर सकते हैं। सब लोग मेरे ख्याल से ना ज़्यादा करें। इसका हमेशा मतलब ये नहीं होता कि जी आपने किया है तो बहुत सारे लोगों को इससे, आप एक से स्टार्ट कर दें, फिर 2 लोग होते हैं, फिर 3 लोग होते हैं। इस तरह अल्लाह ताला इस काम में बरकत डालता है। तो आप खुद भी बड़ा इत्मीनान फील करते हैं जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं। तो थोड़े से शुरू करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़्यादा की तौफीक भी देगा। बस आप ये सोच लें कि आपने किसी की हेल्प करनी है, किसी के लिए कुछ बेहतर करना है। सना, मैसेज क्या होगा आपका? जियो और जीने दो। बड़ा अच्छा मैसेज है जी आपका। अपनी ज़िंदगी भी जियो और दूसरों को भी स्पेस दें, वो भी अपनी ज़िंदगी आसानी से एंजॉय कर सके। हमें क्या सुना रही हैं? मैं आपको नूरजहान का सॉन्ग, मुझे वो बहुत पसंद है। चलें जी, ज़रूर। क्योंकि मेरी मदर को बहुत पसंद है और मुझे भी। चलें जी, ज़रूर। सॉरी। तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे हर जाई, तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, कितने ओ शमा किथे गयो सवेरे वे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे, कितने ओ शमा किथे गयो सवेरे वे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे, अज मैनू तक नाए जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आप लोग के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम, आपका भी थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।